भौतिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का फिर से स्वागत। पिछले वीडियो में हमने कूलाम के नियम के बारे में जाना था, जिसमें दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की बात की थी। कूलाम के नियम के कथनानुसार यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों समीकरणों को इंक्लूड करके हमने F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² व्यंजक प्राप्त किया था। ε0 निर्वात की स्थिति में रहेगा और जब माध्यम कोई और है तो यदि उसका निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन है तो व्यंजक F बराबर 1/4πε Q1 Q2/r² होगा। अब चूंकि बल सदिश राशि है तो हम इस नियम को सदिश रूप में निरूपित कैसे करेंगे, इसके लिए हम दो स्थिर बिंदु आवेशों को देखते हैं। मान लीजिए दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 मूल बिंदु O से क्रमशः R1 और R2 दूरियों पर स्थित हैं। चूँकि ये दूरियां सदिश रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, इसलिए हम इन पर वेक्टर का सिंबल लगाएंगे। यदि Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष R21 से रिप्रेजेंट की जाए, जैसा आपने सदिश वाले अध्याय में कक्षा 11 में पढ़ा था, तो R21 बराबर होता है R2 माइनस R1 के। जैसा कि इस चित्र में फिर से आपको दर्शाया गया है। ये मूल बिंदु O है, दो स्थिर आवेश Q1 और Q2 हैं। इन Q1 की स्थिति O के सापेक्ष R1 और Q2 की R2 है। तो यदि हम इस Q2 आवेश की स्थिति को Q1 के सापेक्ष प्राप्त करना चाहें तो R21 सदिश समान होगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश के। अब यदि चित्र के अनुसार Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश जैसा आपको पहले बताया गया R21 R2 माइनस R1 होगा, और यदि हम इस सदिश के परिमाण की बात करें तो R21 सदिश का परिमाण R2 माइनस R1 सदिश के परिमाणों के अंतर का मॉड होगा। R21 सदिश मॉड इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। अब हम कूलाम नियम के बारे में अभी और चर्चा की थी, गत वीडियो में विस्तार से देखा है। तो इस Q2 पर आवेश Q1 के कारण इस आवेश Q2 पर इस Q1 के कारण लगने वाले बल को यदि हम F21 से रिप्रेजेंट करें तो F21 बराबर होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R21 का मॉड का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21। हमने कूलाम नियम में ये कहा था कि यह कूलाम बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 मॉड स्क्वायर एंड R21 कैप, जहाँ R21 कैप सदिश R21 और
इसके परिमाण का अनुपात है। हमने अभी अभी R21 को लिखा था R2 माइनस R1। डिवाइडेड बाई R21 का मोड लें तो मोड R2 माइनस R1 सदिश का मोड। तो इस तरीके से हम R21 कैप को लिखेंगे। ये R21 कैप का मान अगर हम इस समीकरण में लिख दें तो हमें F21 सदिश का मान 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 माइनस R1 मॉड स्क्वायर, चूँकि यही मान हमने यहाँ लिखा है, और R21 कैप का मान यहाँ डिस्ट्रीब्यूट रख देते हैं वापस से। तो ये हो गया सदिश R21 बटे मॉड R2 माइनस R1। यदि R21 के मान को इस समीकरण से यहाँ रखते हैं तो R2 माइनस R1 सदिश आ जाएगा, और ये R2 माइनस R1 और R2 माइनस R1 स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई होके हो जाएगा R2 माइनस R1 मॉड का क्यूब। अब यदि इसी प्रकार हम Q1 आवेश पर Q2 के कारण, अभी जो हमने पढ़ा था वो Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल पिछले पेज पे देखा था। इस पेज पर यदि हम Q1 आवेश पर Q2 के कारण विद्युत बल की गणना करें, चूँकि यहाँ सदिश राशि है बल, तो अब हम इस Q1 पर Q2 के कारण बल को F12 से रिप्रेजेंट करें तो 1/4πε0 Q1 Q2 यथावत रहेंगे। यहाँ दूरी R12 होगी, पहले R21 थी, अब की बार चूँकि दिशा में परिवर्तन हुआ है, आप इस चित्र को फिर से देखिए तो ये R21 की डायरेक्शन इधर थी। अब यदि हम R12 इस Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष देखना चाहें तो सदिश R12 इस दिशा में होगा, और R12 सदिश का मान R1 माइनस R2 सदिश होगा। तो ये मान अगर हम अभी जो प्राप्त व्यंजक है उसमें रखें तो F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब पिछली तरह से इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होगा। अब यदि इसे फिर से देखें तो F12 में हम इस R1 और R2 की स्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि मोड हमेशा धनात्मक होता है। R1 माइनस R2 वेक्टर का जो मोड है वही मोड R2 माइनस R1 वेक्टर के मोड के बराबर होगा। R1 माइनस R2 मोड इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1, क्योंकि मोड या मॉड्यूलस हमेशा धनात्मक होते हैं। तो इस समीकरण 5 की तरफ ध्यान से देखें, और इससे पहले तो इस समीकरण 3 में आपको 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब R2 माइनस R1 मिला था। 3 और 5 में अंतर यही है कि यहाँ R1 माइनस R2 है और उसमें R2 माइनस R1 था। तो अगर F21 और F12 की तुलना की जाए तो F21 सदिश माइनस F12 के समान होगा। F12 बराबर होगा माइनस F21 के।
न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह उसी के अनुरूप है F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर, अर्थात सिस्टम पर नेट जो फोर्स है वो ज़ीरो है, इसलिए सिस्टम यहाँ पर कोई गति नहीं करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो आवेशों के कारण एक दूसरे पर लगने वाला बल परिमाण में समान होता है, परंतु उनकी दिशाएं विपरीत होती हैं, चाहे उन आवेशों की प्रकृति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। यह कार्यरत बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होता है। जो बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत होते हैं, ऐसे बलों को केंद्रीय बल कहते हैं। इसलिए यह बल, जिसे कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल कहें, यह एक केंद्रीय बल है। अब हम इस कूलाम नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और बताना चाहेंगे। पहला, कूलाम का नियम इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए आवश्यक है कि आवेश स्थिर और बिंदुवत होने चाहिए। क्योंकि पहले भी आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि गतिशील आवेश केवल कूलम नियम से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे में इनमें विद्युत बल के अतिरिक्त चुंबकीय बल भी कार्यकारी होगा। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है 10⁻⁻15 मीटर कोटि या इससे कम दूरियों के लिए कूलम नियम लागू नहीं होता, क्योंकि ऐसी स्थिति में वहाँ पर पावरफुल न्यूक्लियर फोर्सेस भी कार्यरत होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ दो आवेशों के मध्य बल का मान अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता, अर्थात अप्रभावित रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम अध्यारोपण का सिद्धांत लागू करेंगे। हम अगर चार आवेश भी हैं तो भी केवल पहले दो आवेशों का सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि इन दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्य बल की उपस्थिति पर निर्भर नहीं है। यदि इसी तरीके से दो और आवेश हैं तो Q1 Q2 फिर Q1 Q3 फिर Q1 Q4, इस तरीके से इस Q1 पर लगने वाले नेट फोर्स के बारे में जानेंगे। न्यूमेरिकल पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथी चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन हो रहा है, इसलिए यह संरक्षी बल है, अर्थात कूलम बल संरक्षी है। तो इन शॉर्ट इन चारों तथ्यों को आपको ध्यान रखना है। पहला, कूलम नियम के लिए आवेश स्थिर बिंदुवत होनी चाहिए। दूसरी, यह 10⁻⁻15 मीटर कोटि या इससे कम दूरियों के लिए ही लागू होता है। तीसरा, अध्यारोपण का सिद्धांत हम लागू कर सकते हैं। और चौथा, यह बल संरक्षी है। अगले वीडियो में हम इस अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।